चाहे पर्टिकुलर हो रिग्रेशन हो या क्लासिफिकेशन, ये मशीन लर्निंग, चाहे रिग्रेशन रहा हो या रहा हो क्लासिफिकेशन। ये बात नहीं करो प्लीज। रिग्रेशन में आपने जो भी मॉडल लगाया, चाहे मॉडल वट एवर रहा हो, ठीक है, चाहे मॉडल M1, मॉडल M2 या मॉडल M3, ये तीनों में से कोई भी एक मॉडल रहा हो, चाहे क्लासिफिकेशन में कोई भी मॉडल आपने लगाया, वट एवर मॉडल हो, वो आज आ रही ना ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को। हम्म। तो चाहे मॉडल वट एवर रहा हो, ये मॉडल वर्क कैसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, यानी ये कैसे चेक करोगे, मॉडल ये मॉडल्स वर्किंग वेल और नॉट, कैसे कैसे डिसाइड करोगे। तो इसको, इसके लिए हमें क्या नीड पड़ती थी, एक्यूरेसी की। बट एक्यूरेसी बेसिकली क्या बताता है ना, कि वो कितने परसेंट एक्यूरेट प्रिडिक्शन है। जैसे उसने बताया 0.98, मतलब 98% सही है। अब एरर रेट कितना है, वो उसके मतलब ये जो 2% है एरर रेट है, बट ये 2% किस एरिया में से, क्योंकि आप यदि ध्यान से समझना है मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बट ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से आपने क्या किया है कि रैंडमली सिलेक्शन किया है। जब आपने मॉडल लगा रहे थे तो आपने देखा था रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 करा था, तो जब रैंडमली डेटा पिक हो रही थी तो कहीं से पिक हुई होगी ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ डेटा, जहां डेटा जिसकी डेटा पैटर्न स्किप हो गई, पॉसिबिलिटी है या सॉल्व। मेरी बात थोड़ी सी डेप्थ में समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप जब आपने मुझे याद करो, जब एसक्यूएल लर्न डॉट ट्रेन टेस्ट स्टूडेंट में डिवाइड कर रहे थे, तो रैंडम स्टेट 0 लिख रहे थे, रैंडम स्टेट 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो रैंडमली वैल्यू जब आप पिक कर सकते हो, तो कोई वैल्यू पॉसिबिलिटी है कि वो स्किप हो जाए, पॉसिबिलिटी है या नहीं। यदि हम वर्बली इस एक्यूरेसी के भी यहाँ पे जजमेंट करेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि मॉडल की एक्यूरेसी वेल वेल तो हो, बट जो मॉडल के एक्चुअल प्रिडिक्शन है वो सही ना आ। पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। जहां पे सही था वो तो सही प्रिडिक्शन किया, उसी भी यहाँ पे है ना। और जो डेटा पे उसने वर्क ही नहीं किया, उस प्रिडिक्शन का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं होगा। जिसपे वो, जो डेटा पे उसने, जिस डेटा पे उसको फाइंड आउट ही नहीं हुआ है, उस डेटा पे तो प्रिडिक्शन की बात ही नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो 98 उस पे है, जिस जो डेटा को उसने पिक किया, जो मॉडल ने रैंडमली पिक किया। यस और नो। जो डेटा स्किप हो गई उस पे तो हमने बात ही नहीं करना है। तो उस डेटा पे भी यदि हमें एक्चुअल चेक करना हो कि हाउ मच एक्चुअली एरर्स हैपेंड, फिर हमें नीड पड़ती है अगेन किसकी। यदि रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो हमें किसकी यूज नीड पड़ती है, जो हम यूज कर रहे थे लास्ट क्लास में, आपने पढ़ा था RMSE, MSC और MAE। नहीं, ये तीन ऐसे हैं जिनके थ्रू हम क्या यूज करते हैं, हमारी मॉडल की एरर रेट्स, एरर रेट बताता है एक्चुअली। और सभी का एक ही मोटो था, ये बताते एरर रेट है, बट किस केस में कौन बेटर था ये हमने डिस्कस किया था। क्या हम सभी को क्लियर है। एक और होता है बेटा R2 स्कोर, ये होता है R2 स्कोर। अच्छा, R2 स्कोर में स्कोर बताता है, स्कोर और रेट, एरर रेट में डिफरेंस होता है। स्कोर और एरर रेट में डिफरेंस मतलब, एरर रेट ये बताता है कि कितनी गैपिंग है ओवरऑल पूरे डेटा, जैसे हमारी वाई, सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बिल्कुल साइलेंटली सुनना। ये वाई और वाई पी के बीच का गैपिंग बताता है, एवरेज गैपिंग, एरर रेट वही हुआ ना, गैपिंग, एवरेज गैपिंग। स्कोर इसमें ये बताता है कि कितना परसेंट सही था पूरे डेटा में से। ये दोनों में डिफरेंस है स्कोर में। तो ये स्कोर है, तो इस देखो इनका मोट, इन सबों में हम, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, RMSE MSC, इन सबों में हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि जितनी हो सके इसकी वैल्यू क्या हो, लो हो, छोटी हो। और R2 स्कोर के सिनेरियो में हमारा क्या मोटो होगा, कि जिसकी वैल्यू जितनी हो सके हाई हो। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि जितनी स्कोर अच्छी रहेगी उतना बेटर वर्क कर रहा है मॉडल। यस और नो। तो R2 स्कोर ना, इस R2 स्कोर का इक्वेशन देखोगे ना तो आपको हार्मोनिक मीन याद आएगा। देखो R2 स्कोर का फॉर्मूला ये होता है, समेशन ऑफ y माइनस वाई पी, वाई आई, वाई ए मतलब डेटा पॉइंट, माइनस वाई पी मतलब प्रेडिक्शन का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई, डिवाइड इसको कोफिशिएंट भी कहते हैं। जब मैंने आप वो आपने नहीं पढ़ा था ना नोवा टेस्ट, ठीक है, जगह पे ये इसके थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई वाई आई माइनस वाई पी का बार, ये इन इसमें डिफरेंस समझ में आया आपको, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वाई सॉरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया आपको। ये मीन कर रहा हूँ माइनस, ये मीन माइनस कर रहा हूँ है ना। तो ये R2 स्कोर है, तो ये एक्चुअली हार्मोनिक मीन बताता है। हाँ, वाईपी प्रिडिक्शन का मीन, वाईपी का मीन। तो ये क्लियर हुआ हम सभी को, यस और नो। तो ये बताता है, वाईपी नहीं बेटा, ये वाई का मीन, वाई का मीन, वाईपी का मीन नहीं, एक्चुअल वैल्यू का मीन। वाई कहाँ से आ गया इसमें।
जो आपका एक्चुअल वैल्यू थी उसकी मीन, इसी को डिवाइड करोगे ना, तो जो भी आर टू स्कोर आएगा वो हमारा एक्चुअल एक्यूरेसी होती है। जो आप डायरेक्टली आर टू डॉट स्कोर कर रहे थे उसमें इंटरनली यही क्वेश्चन यूज होता था। तो हम बेटर रहेगा क्या यूज करें, आर टू स्कोर। जब भी मुझे एक्यूरेसी चेक करना हो रिग्रेशन प्रॉब्लम, रिग्रेशन मॉडल की, तो क्या यूज करें आप, आर टू स्कोर। समझ में आया? तो आर टू स्कोर का मोटो, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, आर टू स्कोर जितना ज्यादा हो सके हाई हो, यस और नो। किसी के एक और होता है आर टू स्कोर एडजस्टेड, एडजस्टेड आर टू स्कोर, ये डिस्कस करेंगे हम। ये समझ में यहाँ तक आ गया हो तो बताना, यहाँ तक क्लियर है हमें? अब गौरव बताओ, अब डिफरेंस क्लियर हुआ आपको, एमएससी आरएमएससी इन सबों का यूज क्यों कब करते थे? उसी तरह से जब आपके पास क्लासिफिकेशन होता है, तो क्लासिफिकेशन के मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या यूज करते थे आप? इसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या यूज करते थे, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। यही यूज करते थे ना लास्ट क्लास में। अच्छा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बिना भी तो काम हो जाता है हमारा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स यदि नहीं यूज करें तो क्या हमारा एरर रेट नहीं, हमारी क्लासिफिकेशन मॉडल का परफॉर्मेंस चेक नहीं कर पाएंगे? कर पाते हैं। बट कब? जब हमारा डेटा बैलेंस हो। यदि डेटा इनबैलेंस हो तब इसका इसकी नीड होती है। यदि डेटा बैलेंस है ना, तो हमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स की एक्चुअली नीड नहीं होती। यस और नो? तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का यूज कब करोगे, जब डेटा इनबैलेंस हो। इनबैलेंस किस सिनेरियो में कर रहा हूँ, समझ पा रहे हैं सब लोग? सब लोग को क्लियर है? जैसे हमारे पास मल्टीपल ग्रुप है, G1 G2, ये दो दो पार्ट में हमारी टारगेट कैटेगराइज थी, जिसमें एक है 60%, 40% का, ये बैलेंस डेटा है। 80-20 बैलेंस नहीं होगा, नहीं, 70-30 तक बैलेंस कर सकते हो आप। और 80-20 तक कहने के लिए हमें जब कोई ना कोई एक पर्टिकुलर परसेप्शन देना होगा कि इस बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि 80% डेटा ठीक है। तो ये यदि ऐसी सिनेरियो हो तो डेटा को हम बैलेंस करते हैं, बट 80-20 का सिनेरियो आ गया तब उसको क्या कहते हैं, इनबैलेंस डेटा। तो इनबैलेंस डेटा होते ही ये जो हमारी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के, सॉरी, हमारा जो क्लासिफिकेशन मॉडल का प्रेडिक्शन है, उसकी एक्यूरेसी हम कलेक्ट कर मतलब करेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का जो इक्वेशन आपने देखा था, याद करो, उसका इक्वेशन क्या था? उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का क्या इक्वेशन था? जितनी टोटल ट्रू पॉजिटिव डिवाइड किया, मतलब जितना वो पॉजिटिवली सही लाया, वन की जगह पे वन, वन की जगह पे वन, डिवाइडेड बाई जितनी वो ट्रू निगेटिव लाया, मतलब जितनी जीरो की जगह पे जीरो लाया है, डिवाइडेड बाई टोटल, यही ना? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, यही ना? यही ना, यही था ना हमारा इक्वेशन। ये परफेक्ट वर्क करता है, कोई इशू नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, जब डेटा इनबैलेंस होता है ना, जैसे देखो, जैसे मैक्सिमम ट्रू पॉजिटिव है और ट्रू नेगेटिव जीरो है, तो इसकी एक्यूरेसी किस पे डिपेंड हो जाएगी, ट्रू पॉजिटिव पे हो जाएगी ना। ट्रू नेगेटिव के केस में तो आपने काम ही नहीं किया। सपोज जो ट्रू नेगेटिव पे 10 है और आपके ट्रू नेगेटिव की वैल्यू 10 में से एक आ रही, तो क्या सही है? एक चीज बताना, ट्रू पॉजिटिव 60% था, सुनना ध्यान से। ट्रू पॉजिटिव 60% था, इसमें फिर इसमें 35% काम किया है, और हमारा 40% क्या था, ट्रू नेगेटिव, इसमें मात्र 10% एक्यूरेसी है। क्या ये सही है प्रिडिक्शन? नहीं ना, क्योंकि एक को तो करेक्टली वर्क कर रहा है, दूसरे कैटेगरी के में वो मतलब वर्किंग वेल नहीं कर रहा। यस और नो? तो इस सिनेरियो में आप सिर्फ इस पर्टिकुलर इक्वेशन के भी यहाँ पे वर्क करोगे ना, तो मॉडल की हम परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से नहीं चेक कर पाएंगे। इसके लिए हमें नीड पड़ती है द अनदर वन इज द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लास में डिस्कस कर रहे थे, वो एक्चुअली कब यूज करोगे, जब आपके मॉडल क्या, सॉरी, जब आपके डेटा क्या हो, इनबैलेंस। मतलब जब भी हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हमें टारगेट का क्या चेक करना होगा कि जो जो हमारा टारगेट है वो बैलेंस है या नहीं, यस और नो? यदि डेटा बैलेंस है तब वो आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स इंप्लीमेंट करो। यदि डेटा बैलेंस नहीं है, यदि डेटा बैलेंस नहीं है तब इसे यूज करो। यदि बैलेंस है तो एक्यूरेसी से हम काम कर सकते हैं, यस और नो? तो ये हम स्टार्टिंग से याद रखें। रिग्रेशन के केस में ये चीज नहीं जरूरी है, बट जब भी क्लासिफिकेशन मॉडल लगाओगे तो पहले चेक करो और कैसे किसी भी कॉलम का कैसे चेक करते हो कि वो बैलेंस है या नहीं, वैल्यू काउंट्स या डॉट यूनिक, ये सब यही दो तरीका था ना। इस समय पता चल जाएगा उसके अंदर कितनी कैटेगरी है, टोटल 1500 है, 1500 में से कितना वो है, कितना वो है, ये सर नो, इस बिहार में हम डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, डेटा बैलेंसिंग करने के दो स्टेप्स हम आगे पढ़ेंगे। डेटा यदि इनबैलेंस है तो डेटा में बैलेंस करने की नीड होती है, कभी कभी हम डेटा को अपने नीड के अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं। जैसे जो माइनॉरिटी है तो ही डेटा होगा ना, जो माइनॉरिटी में होगा या तो मेजोरिटी में होगा। अच्छा, माइंड मत करना माइनॉरिटी मेजोरिटी कहने का सेंस मेरा, टेक्निकली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। माइनॉरिटी का मतलब जो बहुत कम है, मेजोरिटी मतलब जो बहुत ज्यादा है। जैसे सपोज मेजोरिटी में हमारा वन था और माइनॉरिटी में जीरो है सपोज, है ना? तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें कुछ कम कर देंगे, इसमें कुछ बढ़ा देंगे, तो हमारी डेटा बैलेंस हो जाएगी।
तो आगे जाके हम डेटा बैलेंसिंग के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ इसी लेवल पे। अच्छा, हर केस में डेटा बैलेंसिंग आप कर भी नहीं सकते। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप डेटा बैलेंसिंग कर भी नहीं सकते, आपको जैसा डेटा उसी पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे रियल लाइफ में इंडिया में जो रेलवे सिस्टम है, उसमें मैक्सिमम लोग स्लीपर थर्ड एसी की टिकट लेते हैं, फर्स्ट एसी की जनरली कम लेते थे। आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले चले जाओ, अब तो खैर नॉर्मल बात हो गई। आज के 10 साल पहले चले जाओ, तो क्या फर्स्ट एसी जो बोगी है या फर्स्ट क्लास एसी जो है वो क्या खराब है इसलिए लोग टिकट कम लेते थे? ऐसा नहीं था ना। सिनेरियो ये था कि वो कॉस्टली था। बट यदि इस यहाँ पे मॉडल को प्रेडिक्ट करो तो हमेशा हमारा मॉडल क्या बताएगा कि थर्ड एसी बेटर ऑप्शन देगा, स्लीपर को बेटर ऑप्शन प्रिविलेज देगा, क्योंकि उसी पे वो मॉडल ट्रेंड हुआ है कि मैक्सिमम लोगों के सेंस में यही दो चीज मिल रहा है, या तो स्लीपर या तो थर्ड एसी या तो जनरल, यही सब नहीं। इस केस में हम इसे कर भी नहीं सकते चेंज, क्योंकि हम खुद से तो नहीं लिख देंगे ना कि नहीं फर्स्ट क्लास एसी में मैक्सिमम लोग आते हैं, वो अलग रीजन, वो डेटा ही वैसी है। तो उस डेटा बैलेंसिंग, उसी इन बैलेंस के साथ ही काम करने के लिए हमें नीड होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स की। थोड़ा ना इंपॉर्टेंट टर्म है इसलिए मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ इसको। अब देखो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है, थोड़ा ध्यान से समझना। कल की क्लास में आइडिया दिया था, कुछ लोग कंफ्यूज हुए थे, तो उसी को मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, अब बता सकते हो गौरव, अब क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पढ़ने का मोटो क्या है मेन? अनबैलेंस डेटा पे अपनी जो मॉडल लगाओगे उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, यही ना, यही मेन यूज है ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स का। क्या हम सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब हम इस पे वर्क करते हैं। देखिए, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल, कंफ्यूज नहीं होना है, कल उल्टा था। ये 1 0 1 0, 1 के केस में 1 तो ट्रू पॉजिटिव, 0 के केस में 0 तो ट्रू नेगेटिव, 1 के केस में 0 तो फॉल्स नेगेटिव, 0 के केस में 1 तो, नहीं 1 के केस में 0, 1 के केस में 0 तो ये फॉल्स पॉजिटिव, यही है ना हमारा, ये कल भी हम कर रहे थे। अच्छा, सॉरी, ये फॉल्स नेगेटिव ही होगा ना, गड़बड़ी हो जाता है। एक सेकंड रुक जाओ। एक्चुअल 0 है और प्रिडिक्शन 1 आ रहा है, तो फॉल्स पॉजिटिव हुआ ना, और 0 आया तो फॉल्स, ठीक है। अब ठीक है ना सबका? अच्छा, ये और हमारा यही एक्चुअली यही प्रॉब्लमेटिक है, ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए, ये सो नो। इस फॉल्स पॉजिटिव को ना आप पढ़े होंगे, टेक्निकली से कहा गया टाइप 1 एरर, इसको कहते हैं हम टाइप 2 एरर। दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। इन दोनों को डिक्रीज कराने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि जितना हो सके कम हो। अच्छा, टाइप 2 और टाइप 1 एरर जब इनोवा टेस्ट पढ़ते हो ना, तो वहां पे यूज होता है, ये ऐसा कुछ होता है, देखो। जैसे हमारे ना एक क्रिटिकल रेंज गिवन होता है कि जैसे हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल की एरिया ये है, जैसे 0.95, ठीक है, 0.95 ये गिवन है, ठीक है। तो हमें अपना सी आई कैलकुलेट करना होता है, सी, ये अल्फा गिवन है आपका, 1 - अल्फा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.05। तो 0.5 में ना अब यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि 0.05 को दोनों तरफ से डिवाइड करोगे, एक साइड से, यदि दोनों तरफ से डिवाइड करोगे तो 0.025 दोनों तरफ से इक्वली डिवाइड होगा। यदि एक तरफ से हुआ तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, वो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। तो ये जो एरिया है ना आपका, ये हुआ आपका क्रिटिकल एरिया, क्रिटिकल रेंज, यही से आप कॉन्फिडेंस इंटरवल का, तो इसके बाहर के जो एरिया है यही हमारा एरर रेट है। तो हमारा मेन मोटो होता है कि जो भी प्रिडिक्शन हो वो इस एरिया में आए, यदि इस एरिया में अलाई कर रहा है उसे, वो करेक्ट प्रिडिक्शन होता है। इससे बाहर की जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एरर। तो इधर वाले को टाइप 1 टाइप 2 एरर, समझ में आया? तो ये वही है, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, यही वाला पार्ट है। समझ में आया हम सभी को? तो दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर, दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। इधर मतलब ये जो एरिया हमारा प्रिडिक्शन का था उससे बियॉन्ड जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। ये दो तरह के, हाँ, आउटलायर्स का अलग सिनेरियो है, वो अलग लेवल पे है, ये अलग लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ये हम प्रिडिक्शन पे काम कर रहे हैं, मतलब टेस्ट परफॉर्म किया, उससे जो वैल्यू आई स्टैटिकल, उसके भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे हम क्या एक्सेप्ट करें क्या। आप लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़े होंगे, जिसमें होता है क्या, नल नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो किसी एक को एक्सेप्ट करते हैं, किस भी यहाँ पे स्टैटिस्टिकल वैल्यू के भी यहाँ पे। तो यदि वो स्टैटिस्टिकल वैल्यू की जो वैल्यू जो है वो इस रेंज में लाई कर रहा होता है तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो वो रिजेक्ट करते हैं। तो यहीं से प्रिडिक्शन की बात आती है, यदि इस एरिया में वैल्यू जो आपका प्रिडिक्शन की वैल्यू जो इस एरिया में आ रहा है तो हमारा करेक्ट प्रिडिक्शन है, इससे बाहर आ रहा है तो एरर जनरेशन है ना।
तो उसी को यहाँ से जनरेट, यही यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर नहीं। तो बता, एक यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो, क्लियर है यहाँ तक, हम सभी को यहाँ तक क्लियर है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। देखो मैंने बताया था कि अभी ये दोनों को हमारा कभी हर केस में अलग अलग बिहेवियर होगा। किसी केस में हमारा फॉल्स नेगेटिव एक्सेप्टेबल होता है, फॉल्स पॉजिटिव एक्सेप्टेबल नहीं होता। किसी किसी केस में फॉल्स पॉजिटिव एक्सेप्टेबल होगा, फॉल्स नेगेटिव बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अलग अलग सिनेरियो होगा, मैं बताया था कल एग्जांपल देके। वो लाइक कैंसर पेशेंट वाले फील्ड में नहीं, यदि कैंसर पेशेंट है और किसी को यदि सपोज करो है नहीं है, और आप कह रहे हो है, यही हुआ ना, ये नो जीरो मतलब नो, नहीं है और आप कह रहे हो है, तो नहीं है और है में प्रॉब्लमेटिक है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है। बट किसी को है और आप कह रहे हो नहीं है, तो प्रॉब्लमेटिक था। या दूसरे वाले केस में बैंक डिटेक्ट, सपोज करो बैंक ने मॉडल डेवलप किया कि वो फ्रॉड डिटेक्ट करे, कि कोई सभी को क्रेडिट कार्ड ना प्रोवाइड करे, उसी लोगों को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करे जिसमें जो एक्चुअली उसकी पेमेंट रिटर्न कर पाए। तो इस केस में कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव, मुझे बताओ कौन इंपॉर्टेंट होगा। जैसे किसी कोई सपोज करो ये बैंक कस्टमर्स थे, ये फ्रॉड हैं और ये नहीं है। तो यदि कोई है, कोई ऑलरेडी है और आप कह रहे हो नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है ना। और कोई नहीं है और आप कह रहे हो है, यही ना, ये नहीं है और आप कह रहे हो है, तो कस्टमर ही तो खराब हुआ एक, बाकी कोई लॉस तो नहीं हुआ कंपनी का। तो सभी अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना। इसको डिक्रीज कराने के लिए देखो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था टीपीआर, टीएनआर, एफपीआर, एफएनआर बता करा था ना हमने। उसी में से देखो, ध्यान से सुनना। यदि मैं एक्चुअल फॉल्स प्रिडिक्शन की बात करूंगी, कितनी फॉल्स प्रिडिक्शन हुई है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल, सुनना लिखना ध्यान से देखना यहाँ पे, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस, हमारी इक्वेशन को देखना और बताना कि किसकी यहाँ पे वर्किंग है, डिवाइड बाई फॉल्स नेगेटिव। ये इक्वेशन क्या सॉल्व करेगा बताना, ये किसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव, मतलब सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव, मतलब ये क्या है कि जो आपका एक्चुअल वैल्यू है, जो आपका एक्चुअल है, एक्चुअल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं अभी फिलहाल, तो एक्चुअल के अकॉर्डिंग कितना परसेंट ट्रूली ट्रूली प्रिडिक्शन है। एक चीज मुझे बताओ, एक चीज सुनना ध्यान से। अब इस ट्रू पॉजिटिव में क्या ये फॉल्स नेगेटिव का डायरेक्ट इंपैक्ट है या नहीं। यदि फॉल्स नेगेटिव जितनी बड़ी होगी, ट्रू पॉजिटिव उतनी छोटी हो जाएगी, और फॉल्स नेगेटिव जितनी छोटी होगी, ट्रू पॉजिटिव उतनी बड़ी होगी। यस और नो। इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को हम कहते हैं रिकॉल। तो जिस केस में फॉल्स नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उस केस में रिकॉल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इसमें मैं समझिए आप, मैंने क्या बताया आपको। रिकॉल किस केस में इंपॉर्टेंट होगा, रिकॉल की वैल्यू मैक्सिमम होने, मतलब एक रिकॉल हायर होना चाहिए किस केस में, जिस केस में फॉल्स नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं हो। क्योंकि फॉल्स नेगेटिव जितना छोटा होगा, रिकॉल की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। यस और नो। अनिल के ऊपर ऊपर चला गया, ईडी लगाओ। नहीं आई समझ में, ये वैल्यू बड़ी होगी उतनी ये छोटा, समझ गया ना रिकॉल। क्लियर हुआ हम सभी को, नहीं हुआ। तो रिकॉल जब सेंटर में पूछा जाता है, व्हाट इज द यूज ऑफ रिकॉल, या व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ रिकॉल, या व्हाई वी यूज रिकॉल, या इन विच सिनेरियो वी यूज रिकॉल, तो आप क्लियरली कहोगे इन दैट केसेस इन विच वी कैन नॉट एक्सेप्ट फॉल्स नेगेटिव, देन वी नीड टू कैलकुलेट विच वन रिकॉल। फॉल्स नेगेटिव के केस में ना बेटा, फॉल्स नेगेटिव का फॉर्मूला है ना, ये देखो ना। नहीं होगा। अरे फॉल्स नेगेटिव यदि एक्सेप्टेबल होगा, तो फॉल्स नेगेटिव बड़ी वैल्यू होगी ना। तो मैं कहा कि जिसमें फॉल्स नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं हो, मतलब आप चाहते हो कि फॉल्स नेगेटिव जीरो हो, तो इसमें क्या है, कैलकुलेट करोगे रिकॉल। यदि रिकॉल की वैल्यू हाई आ रही है, मतलब हमारी फॉल्स नेगेटिव क्या है, छोटी। तो जो रिकॉल की वैल्यू ज्यादा आ रहा है, मतलब हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि फॉल्स नेगेटिव क्या रही होगी, बड़ी रही होगी, क्योंकि इसमें दो ही फैक्टर है, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। यस और नो। डन और नॉट डन। और जिस केस में फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट, सपोज करो फॉल्स पॉजिटिव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव एक्सेप्टेबल नहीं हो, तो क्या यूज करोगे, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ। तो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी बताओ, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इसका इक्वेशन ये देख, एक बार इसको देखो तब समझ में आएगा। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स, मतलब ये क्या है, जितना पॉजिटिव प्रिडिक्शन किया है उसमें से कितना परसेंट फॉल्स हो गया। एक चीज बताओ, इसमें फॉल्स पॉजिटिव जितना बड़ा होगा, हमारी ये वैल्यू छोटी होगी ओवरऑल कैलकुलेटेड, और फॉल्स पॉजिटिव जितना छोटा होगा, ये वैल्यू उतनी बड़ी होगी। यस और नो।
इसी को कहते हैं प्रिसीजन। क्लियर हुआ हम सभी को या नहीं हुआ बताओ? छोटा छोटा कर देता हूँ, अब आपने देखो एक बार समझने की कोशिश करो, ये रटना मत, ये याद रखने की चीज नहीं है। आप समझ लोगे ना तो ये अपने आप याद रहेगा, आपको रटो मत ये। और कोई कंफ्यूज भी हो जाओगे ना लिखने में गलती से, जैसे मेरे केसेस में मैक्सिमम टाइम ये मिस्टेक हो जाता है, बट आप एक बार बैठ के देखोगे ना समझोगे अच्छे से, तो 2 सेकंड में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। देखो ये इसकी जब बात देखो ओवरऑल तो इसी के रेस्पेक्ट में चलेगा ना सारी चीजें, ट्रू पॉजिटिव के रेस्पेक्ट या ट्रू नेगेटिव केस में, तो इस केस में प्रिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, इस केस में रिकॉल। डन और नॉट डन? हम सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? बताओ ना नील। क्यों? उल्टा क्यों हो जाएगा? हम्म। फिर से रिपीट करना। ठीक है। इसकी फॉल्स नेगेटिव की, ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, सही प्रिडिक्शन है एक्चुअली। प्रिसीजन में मैं ये बताया, जैसे देखो हमें इसी पे काम करना है ना, कि हमें ये चेक करना है कि हमारी हम फॉल्स, जैसे सपोज करो एक सिनेरियो ऐसा है जिसमें फॉल्स पॉजिटिव एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि फॉल्स पॉजिटिव एक भी ना हो, या जितना हो सके कम हो, फॉल्स पॉजिटिव जितना पॉसिबिलिटी हो कम हो। तो हमारे उसके लिए क्या कैलकुलेशन करना बेटर रहेगा? प्रिसीजन। क्योंकि प्रिसीजन का जो इक्वेशन होता है ना, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ऐसा चल रहा है ये। तो ये इसमें क्या करेगा, यदि फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी आएगी, सुनना ध्यान से, यदि फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी आएगी, जैसे ही ये बड़ी होगी तो ये छोटा होता चला जाएगा ना प्रिसीजन हमारा, और ये जितना छोटा होगा ये प्रिसीजन उतनी बड़ी होती चली जाएगी। तो हमारा मोटो होगा कि रिकॉल और प्रिसीजन क्या हो, हाई हो। किस सिनेरियो में? रिकॉल कब? जब वहां जहां पे फॉल्स नेगेटिव इंपॉर्टेंट हो, मतलब इंपॉर्टेंट करने का सेंस एक्सेप्टेबल नहीं हो। जिस केस में फॉल्स पॉजिटिव इंपॉर्टेंट हो उसमें क्या यूज करोगे? प्रिसीजन। लिख लेना आप ये नोट करके, ऐसे इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, ये लिख ही ना। कोई लिखता ही नहीं है, लिख लो, याद नहीं रहेगा। ओ भाई लिख लिया अपन, लिख लो आप। If false negative is more important, then we can use recall. If false positive is important, then we use precision. गौरव कुछ कहना चाहे तो कह लो, नहीं कहना चाहते। अब देखो ऐसा भी तो होता है जहां पे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि ना तो मैं फॉल्स पॉजिटिव एक्सेप्ट करूं, ना ही फॉल्स नेगेटिव एक्सेप्ट करूं, तो पॉसिबिलिटी है ना ऐसे सिनेरियो में, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हैं जहां पे हम दोनों ही नहीं पसंद करते, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या करोगे? हाँ, तो उसमें फिर दोनों का हार्मोनिक मेल ले लो। जब दोनों का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रिसीजन इनटू रिकॉल डिवाइड, सॉरी, इसका यदि हार्मोनिक मीन करो, जैसे पूरे को यदि मैं हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करूं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? इस पूरे को यदि हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करो तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है, प्रिसीजन इनटू रिकॉल। देखो, प्रिसीजन इनटू रिकॉल डिवाइडेड बाई प्रिसीजन प्लस रिकॉल, वन ये होता है, हमारा कोफिशिएंट रखना पड़ेगा कोई ना कोई, बट फिलहाल इस तरह से यही ना, ये पूरे के म्यूचुअल सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। हार्मोनिक मीन मतलब क्या हुआ? प्रिसीजन और रिकॉल के बीच की बात हो रही है, नहीं तो इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लो प्रिसीजन और रिकॉल का। तो इस प्रिसीजन और जब दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो वहां पे क्या कैलकुलेट करना होता है? एफ बीटा स्कोर। क्या कैलकुलेट करते हो आप? एफ बीटा स्कोर। और एफ बीटा स्कोर के भी यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी मॉडल जो है बेटर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो एफ बीटा स्कोर, ये बीटा क्या है आपका? देखो ये बीच का फॉर्मूला ऐसे होता है बीटा का, ये वन प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका इक्वेशन ऐसे हो जाता है, ये वन प्लस बीटा का स्क्वायर, बस ये तो। और यहाँ पे बीटा का स्क्वायर इंटू प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये हमारी दिस इज द इक्वेशन ऑफ एफ बीटा स्क्वायर। अब बट कभी कभी दो चीज होता है, ये बीटा की जो वैल्यू है ना, ये 1 से 2 के बीच में लाई करती है। देखो इसकी बीटा की जो वैल्यू है, बीटा की जो वैल्यू है या तो 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है, 0.5 हो सकती है, ये तीन ही सिचुएशन होते हैं, या तो 1 या तो 0.5, 1 0 या 0। समझ में आ रहा है? नहीं, एफ जीरो जीरो नहीं होता, एफ जीरो नहीं, 1 0.5 और 2, ये तीन होते हैं। तो बीटा की वैल्यू यदि 1 हुई तो एफ वन स्कोर हो जाएगा। देखो बीटा की वैल्यू यदि 1 हुई, इसकी फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ वन स्कोर। नहीं, 0.5 हुई तो एफ 0.5 का स्क्वायर स्कोर है ना।
और एफ, यदि वो टू हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 स्कोर। उसके अकॉर्डिंग फार्मूला चेंज होता जाएगा, बीटा की जगह पे आप क्या रखोगे, 1 0.2। तो कब G1, कब 0.5 और कब 2, प्रॉब्लम है ऐसा और नो। हमने कहा कि तीन वैल्यू रख सकते हो, वी कैन कंसीडर दिस वैल्यू। अच्छा, ये 1 0.5 और 2 ही क्यों रखते हैं, क्वेश्चन आ रहा होगा ना माइंड में कि दुनिया में तो अनडिफाइंड नंबर है, तो 1 ही क्यों, 0 ही क्यों, 0.5 ही क्यों, ऐसा और नो। तो इसके पीछे एक रीजन है एक्चुअली ना, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये वैल्यू को कंसीडर की गई है जिसमें ये बेटर वर्क करते हैं। जैसे आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको जेड स्कोर, जेड स्कोर में क्या था, नहीं सॉरी, ये लोअर से शोल्डर और अपर से शोल्डर कैलकुलेट करना 5 नंबर समरी में, जिसमें याद होगा 1.5 यूज किया करते थे, Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर। तो 1.5 ही क्यों यूज करते हैं, याद है ना सबको, लोअर से शोल्डर का इक्वेशन क्या था, इंटर क्वार्टाइल वाला, जिसमें फॉर्मूला ये था Q1 माइनस 1.5 इंटू आई क्यू आर। तो ये 1.5 ही क्यों यूज करते हैं, 1.5 क्योंकि ये रिसर्च, ये क्या है, एक रिसर्च वैल्यू है एक, इसमें 1.5 भी बेटर रिजल्ट जनरेट करता है, इसलिए इसी को यूज करते हैं, समझ गए। तो यही सिनेरियो है। अब बीटा का यूज कब क्या रखेंगे वो मैं अभी अभी आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। देखो, जब दोनों का इंपॉर्टेंस सेम हो, मतलब जितना फॉल्स पॉजिटिव है उतना ही सेम फॉल्स नेगेटिव, दोनों सेम प्रिविलेज भी हो, तो बीटा की वैल्यू क्या रख लो, 1। इफ बोथ हैव सेम इंपॉर्टेंस, इफ बोथ हैव, किसकी बोथ, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, इफ बोथ हैव सेम प्रिविलेज या सेम इंपॉर्टेंस, तो बीटा की वैल्यू क्या रखोगे, 1। बीटा की वैल्यू 0.5 भी रख सकते हैं, कब, अभी रख के देखेंगे ये सब चीजें, जो नहीं लिख रहे हो ना फिर बाद में पछताओगे, ये भी यूज करता हूँ मैं, जस्ट करूंगा तो आप फिर हमसे कहोगे सर ये क्या चल रहा है, तो नहीं लिख रहे हो ना फिर याद करोगे फिर मुझे बाद में। मनीष तो लिख रखा है इसलिए नहीं लिख रहा है, यही बात है ना मनीष, मतलब छोड़ रखे हो तुम भी। इफ फॉल्स पॉजिटिव इज ग्रेटर देन फॉल्स नेगेटिव, यदि एक इंपॉर्टेंट है, देन देन वी यूज दिस, बीटा इज इक्वल टू 0.5। समझ में आया ना, मतलब फॉल्स पॉजिटिव इज ग्रेटर, मतलब फॉल्स पॉजिटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉल्स नेगेटिव से। अब टू के लिए लिखना पड़ेगा, समझ गए आप, ये कब यूज करोगे, इफ फॉल्स नेगेटिव इज ग्रेटर देन, अच्छा डबल इक्वल टू कर दो तो समझ में आ जाएगा। हम्म। क्या हुआ रजत, समझ में आया तीनों, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बाकी आप लोग बताओ, खुशी क्लियर हुआ, बाकी लोग क्लियर है ना यहाँ तक, तो ये बेटा आपका यूज है F1 स्कोर का। तो अब एक चीज लिख लो, ये लिख लो, मतलब कि क्या, अब हम ना अभी तक हम आपको दो चीज डिस्कस किए हैं, क्लासिफिकेशन यूज कैसे होता है, उसको चेक कैसे करते हो, रिग्रेशन कैसे यूज होता क्या है, कैसे यूज करते हो। क्योंकि आप देखो बेटा, सिंपल सी बात है ना, यदि मॉडल कोई भी लगाओगे तो मॉडल वर्क वेल कर रहा है या नहीं, बेटर वेल वर्क कर रहा है, कैसे डिसाइड करेंगे, यही सब पैरामीटर के भी यहाँ पे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है सिर्फ क्या डिस्कस किया है, कि आप परफॉर्मेंस कैसे चेक करोगे अपने मॉडल की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, मतलब हमने डिस्कस किया कि कैसे आप चेक करोगे, यस और यही डिस्कस किया ना अभी तक हमने आज की क्लास में। तो अभी तक यही आपने डिस्कस किया है, डन। अभी तक हमने कोई मॉडल डिस्कस नहीं किया आपके साथ, सिर्फ हमने एक चीज डिस्कस किया, विच वन की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये डिस्कस किए, ध्यान से रखना आप, इससे सेपरेटली पढ़ोगे ना तो क्लियर रहेगा। हमने अभी तक मॉडल को एक भी नहीं पढ़ा, सिंपल लिनियर रिग्रेशन एक मॉडल पढ़े हो आप, बाकी आप मॉडल की चेक करना सीखे हो, कैसे टेस्ट करोगे कि वर्किंग कर रहा है नहीं। ये सब नो क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो अब इसके बाद हम एक, अभी तक हमने लिख लिया ना, आगे बढ़ू। देखो रिग्रेशन में हमने एक मॉडल आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। रिग्रेशन में एक मॉडल हमने डिस्कस कर चुके थे आपके साथ, विच वन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ये थे ना। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, उसी तरह से मैं क्लासिफिकेशन में एक मॉडल डिस्कस कर रहा हूँ, दैट वन इज कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, ये नाम लॉजिस्टिक, इसका नाम रिग्रेशन है बट ये है क्लासिफिकेशन। इंटरव्यू में बहुत कंफ्यूज करता है आपको ये क्वेश्चन। ये है क्लासिफिकेशन, क्लासिफायर है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक क्लासिफायर है, इसका नाम रिग्रेशन है एक्चुअली, इसके पीछे एक रीजन है। देखो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ना कुछ ऐसा वर्क करता है, ध्यान से देखना,
ध्यान से समझना चीजों को। जैसे हमने जो अभी तक प्रिडिक्शन के लिए जो वर्क किया, आपने देखा होगा प्रिडिक्शन के लिए जो आप क्या इक्वेशन यूज करते थे, इसी के भी यहाँ पर डिराइव्ड इक्वेशन यूज करते थे ना, एम एक्स प्लस सी। इसी के भी यहाँ पे करते थे। तो एम एक्स प्लस सी के भी यहाँ पे जो प्रिडिक्शन होगा कुछ ऐसा ही तो ड्रा करेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ड्रा करेगा, ये और नो। तो स्ट्रेट लाइन कैसा भी हो, देखो इसी स्ट्रेट लाइन को बेस्ट फिट लाइन कहा जाता है। ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, वट एवर हो सकता है, ये हो सकता नहीं हो सकता बताओ। बट कोई एक ही होगा ना एक बार में, मल्टीपल तो होंगे नहीं बेस्ट फिट लाइन। तो थिंग इज दैट कि अब देखो जैसे सपोज हमारे पास जो डेटा था कुछ ऐसा था, ध्यान से सुनिएगा और ये तभी समझ पाइएगा, नहीं तो बिल्कुल ऊपर ऊपर पार कर जाएगा आपके माइंड के। बेस्ट फिट लाइन पहले समझाता हूँ फिर ये समझ जाऊंगा। देखो हमारे पास बेटा ये डेटा पॉइंट थे, कुछ ऐसे डेटा पॉइंट थे हमारे पूरे में हमारे ऐसे डेटा पॉइंट था। तो जब हमने यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन लगाया ना, तो इसने क्या किया, इस जो मैक्सिमम डेटा जिस पॉइंट से टच करते हुए जाए, उस पॉइंट से हमारी लाइन ड्रा हो गई। उसके बीच से क्रॉस कर दी गई लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन ड्रॉ करी? क्लियर है आप सभी को? इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आप, तू किसे तो कैसे बोलेगा बाबा के याद से है तो, ऐसे कैसे बोल रहा है योगेश को? योगेश बात नहीं सुनता बिल्कुल भी। रुद्रांश का दोस्त है ये, वही योगेश होना है आप पे। रुद्रांश कहाँ रह गया बेटा आज? अच्छा एक ही में दोनों लगा रहे हो भाई, अटेंडेंस दोनों का लगेगा लेकिन। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ टॉपिक? मैं डिस्कस तो कुछ और कर रहा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ मॉडल। तो यहाँ से ध्यान से देखो, जैसे लॉजिस्टिक ये मॉडल, ये आपने एक अभी तक आपने यही फॉलो कर रहे थे ना सिंपल लीनियर रिग्रेशन में।
बट सपोज करो डेटा कुछ ऐसा होता, ध्यान से सुनना। ये बट ये देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन है या तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे गया होगा, किसी एक पॉइंट से गया होगा, ये सुनो। तो यही पर्टिकुलर फॉलो कर रहा होगा, चाहे वट हो, यही कि में से किसी एक को फॉलो कर रहा होगा, डन और नॉट डन, एक ही किसी एक को फॉलो कर रहा होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, सो सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब जैसे सपोज डेटा कुछ ऐसा होता, यदि रुक जाओ यार, तो 10 करो इसकी ऐसी, यार मैसेज में चला जा रहा है, तो भी जाएगा सर 310 मैसेज क्यों भेज रहे हो। तो यदि ऐसा सिनेरियो हो, देखो ऐसे वाले सिनेरियो में क्या करोगे, जैसे सपोज हमारे पास ये मॉडल है, अवर डेटा अवर मॉडल लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा है, और डेटा पॉइंट कुछ, ये दोनों बातें क्यों करते रहते हो दोनों आपस में, बेटा 5 मिनट तो बात मत करो, फिर कर लेना। मनीष और वो, देखो कुछ ऐसी डेटा, ध्यान से सुनना। इस पे स्ट्रेट लाइन चाहे वट एवर ड्रा कर लो, चाहे ऐसे ड्रा करो या ऐसे ड्रा करो, क्या ये दोनों डेटा पॉइंट को कवर कर पाओगे किसी भी केस में? तो इसके लिए कुछ ऐसी लाइन ड्रा होनी चाहिए थी, बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए था, बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा तब कवर कर पाएगा ये सोनू। बेस्ट फिट लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए था, बेस्ट फिट लाइन जो है कुछ ऐसा मुड़ सकता था, ऐसा मुड़ना पड़ेगा ये सोनू, ऐसा हो पाए तब इस डेटा पे वर्क कर पाएगा। क्या ये समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसमें ये वाली इक्वेशन तो काम नहीं करेगी, इस पे यूज करना पड़ेगा नॉन लीनियर। यहाँ पे अब जो हमारी प्रिडिक्शन का जो इक्वेशन था, लॉजिस्टिक इक्वेशन का जो प्रिडिक्शन का इक्वेशन, उसमें ऐसे चेंज होगा, 1/1 + e⁻⁻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 ⁻इससे हो जाता है 1/e⁻−yp, वाईपी का इक्वेशन समझिए ना आप, ओमेगा नॉट। इस इक्वेशन की वजह से होगा क्या, कि जो बेस्ट फिट लाइन है ना, वो कुछ कुछ ऐसे बन जाएगी, ऐसे ड्रॉ होगी, लाइक एस, मतलब बिल्कुल ऐसे तो नहीं बता सकता, बिल्कुल ऐसे जैसे दिखेगा, एस जैसा ऐसे दिखेगा ऐसा। इससे होगा क्या कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट टच आउट हो पाए, टच पॉइंट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम डेटा पॉइंट की जो एवरेज डिस्टेंस होगी वो मिनिमम हो जाएगी, जिससे हमारी प्रिडिक्शन सही कर पाएगा। यस और नो? क्लियर हो रहा है हमारी पॉइंट, हमारी डिस्कस कर, समझ में आ रहा है चीजें? नहीं आ रहा होगा ना तो फिर आगे जाके नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इससे डेप्थ मॉडल और डिस्कस करूंगा, अभी बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्या होगा ना कि इसके नियर बाय जितने भी डेटा पॉइंट होंगे, ये जो लाइन जाएगी ना मैक्सिमम डेटा पॉइंट के बीच से होती हुई जाएगी, मतलब मैक्सिमम डेटा पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी इस डेटा पॉइंट से, या तो एग्जैक्टली पे होगी या फिर मिनिमम डिस्टेंस पे होगी, नहीं, जिससे हमारी प्रिडिक्शन आसान पड़ेगा, हमारी जो एक्यूरेसी हो वो होगी और एरर रेट डिक्रीज होगा। यस और नो? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो इसी पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को फॉलो करता है क्या, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो ये लर्निंग टेक्निक जो यूज होता है, दैट इज नॉट अ ग्रेडियंट डिसेंट, तो नेक्स्ट वो चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड। समझ गया ना, ये लर्निंग टेक्निक ही चेंज हो रहा है, इसमें क्या यूज होता है, सिग्मोइड। ये जो जैसे वो जो ग्रेडियंट डिसेंट है, ग्रेडियंट डिसेंट कैसे वो यूज होता है, ग्रेडियंट डिसेंट कुछ ऐसा बनाता था ना पैराबोला, ये सिग्मोइड कुछ ऐसा बनाता है, ऐसा एस, दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो मॉडल है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो क्लासिफिकेशन मॉडल है, ये लर्निंग टेक्निक के लिए क्या यूज करता है, सिग्मोइड। और सिग्मोइड कैसा लर्निंग टेक्निक है, नॉन लिनियर, यस और नो? सिग्मोइड, सिग्मोइड फंक्शन, इसे नो सिग्मोइड फैमिली फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ तक हम सभी को क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये अब, तो हम बेसिकली तो इसको अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को किस तरह के मॉडल पे लगाओगे बताओ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह की डेटा पे लगाओगे? पहली चीज तो क्लियर है, कैटेगरिकल पे ही लगाना पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है कि कैटेगरिकल ही होना चाहिए। दूसरा सिनेरियो क्या होना चाहिए, डेटा नॉन लीनियर सेपरेबल हो, उसमें ये बेटर वर्क करेगा, क्योंकि लीनियर सेपरेबल है, और यदि वो रिग्रेशन है तो सीधा क्या यूज कर दो, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा भी बेटर वर्क करता है, और कल हम डिस्कस करेंगे इसमें और डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो लाइन है ना बेटा, ये जैसे एस दिख रहा है ना, ये ऐसे स्ट्रेट चला निकल जाएगा, तो नीचे के जो डेटा पॉइंट होगा उसमें तो वर्क नहीं कर पाएगा ना। और इसमें दो ही चीज करेगा, या तो वन या तो जीरो, और बीच की वैल्यू पे जैसे ये या तो ये वन रहेगा या तो जीरो रहेगा, तो बीच की वैल्यू पे या तो वन दिखाएगा या तो जीरो दिखाएगा, मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, कोई 4 घंटा पढ़ता है और 6 घंटा खेलता है तब भी पास, 6 घंटा खेलता है 4 घंटा पढ़ता है तब भी। ये प्रॉब्लम है ना, ये कल की क्लास में ये पॉइंट डिस्कस करूंगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि यदि वो जीरो के नियर बाई, देखो 0.5 से लोअर वैल्यू आई
तो उसको क्या समझेगा, लोअर, बिल्कुल जीरो। और 0.5 से अपर वैल्यू आई तो क्या समझ जाएगा, वन। बट एक प्रॉब्लम है ना, समझ रहे हो मेरी बात? जैसे सपोज करो कोई 5 घंटा पढ़ता है, 5 घंटा पढ़ता है और 6 घंटा खेलता है, तो यदि वो 5 घंटा पढ़ता है तो पास होने की अपॉर्चुनिटी है उसके पास, यस और नो? तो ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। डन? कैसे मैथमेटिकल ट्यूशन क्लियर हुआ आपको? यही समझना है, ये जो समझ गए ना बस,